नमस्कार। मैं हूँ प्रिया आर्या, आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए इस बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर डिजिटल मार्केटिंग फॉर हॉस्पिटल। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग आजकल हर कहीं इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो या किसी भी तरह का काम हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं, आप कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप किसी हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो आपको किस तरह डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने हॉस्पिटल की जो ब्रांड है, इमेज, उसे खड़ा करना है, आपकी हॉस्पिटल की सर्विसेज को आपको सभी लोगों तक पहुंचाना है और कैसे इसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि आप इस हॉस्पिटल में कोई प्रोडक्ट को रख नहीं रहे हैं। अक्सर मार्केटिंग हम तब इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में और उस प्रोडक्ट का यूज करके कस्टमर हमें फीडबैक दे रहा है और हम उसके लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपके हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसे आप प्रोडक्ट से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वहां पर एक प्योर सर्विस दे रहे हैं। आपकी सर्विस को इंडस्ट्री के किसी भी चीज से तोला नहीं जा सकता है। इसको हम कोरोना काल में देख चुके हैं। फिर भी हमें यहाँ मार्केटिंग करनी है, अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना होगा, स्पेशल जब आप हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले मैं बात करना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है लोग अपनी वेबसाइट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम कोई प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रहे हैं, हमारे पास कोई शॉप तो है नहीं जिसके लिए हम वहाँ फोटो लगाए या हम बताएं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस रेंज ये है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे, आपके पास एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है जिसमें आपके हॉस्पिटल्स की सारी जानकारी आपके क्लाइंट्स को, आपके पेशेंट्स को एट अ वन क्लिक मिल जानी चाहिए। आपके हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज हैं, आपके हॉस्पिटल किस किस इम्प्लांटमेंट के तहत काम करते हैं, इंश्योरेंस कौन कौन से आपके हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है जो आपके हॉस्पिटल रन करते हैं, या कितने प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में है, ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। तो वेबसाइट इज मस्ट फॉर योर हॉस्पिटल। वेबसाइट बनाने के बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इस वेबसाइट पे आपको आपके सारे सोशल मीडिया लिंक को लाना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका यूट्यूब चैनल हो। अधिकतर मैंने देखा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लोग यूट्यूब चैनल को पीछे छोड़ देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो आजकल कितने डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल है जो वहाँ पे अपनी जितना भी सालों का एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि हम कैसे किसी बीमारी को दूर कर सकते हैं, या कैसे हम जान सकते हैं कि क्या हम किसी बीमारी के जाल में फंसने तो नहीं वाले हैं, कैसे आप सिम्टम्स पहचान सकते हैं, कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जानकारी यूट्यूब पे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले आपको ये जान लेना और ये मान लेना जरूरी है कि आपके हॉस्पिटल के लिए सबसे मेन चीज अगर कोई है तो वो है आपका डॉक्टर होना। आप डॉक्टर हैं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है जो आपके पेशेंट के पास नहीं है। तो आपको वही नॉलेज अपने पेशेंट के पास तक ले जाना है, पेशेंट को बताना है कि हम आपकी केयर करते हैं, वी केयर फॉर यू। हम आपको समझते हैं, आपकी बीमारी को समझते हैं, आपकी बीमारी को हम ठीक करने की पूरी मंशा के साथ साथ में पूरी काबिलियत भी रखते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा। तो यूट्यूब चैनल पे अधिकतर, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं अपना, तो प्लीज अपनी एक्सपर्टीज को वहाँ पे जरूर बताइए, आपकी डॉक्टर्स की टीम को वहाँ पे जरूर बताइए। और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर मैं इसे दूसरे सेक्शन में रखना चाहूँ तो आप टेस्टिमोनियल भी रख सकते हैं, जो पेशेंट्स आपसे बहुत खुश होके गए। देखिए, रिव्यू इतना कारगर नहीं होता जितना कि एक वीडियो, एक टेस्टिमोनियल कारगर होता है। अगर आपकी वेबसाइट में वो सारे टेस्टिमोनियल है तो जो आपकी वेबसाइट पे आएगा वो देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी स्किन हॉस्पिटल का पता लगाना है और मैं सर्च कर रही हूँ और मुझे एक वेबसाइट दिखती है कि हाँ, दिस स्किन हॉस्पिटल इज बेस्ट, तो मैं सोचूंगी कि मैं और सर्च करूं कि कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे हैं। तो पहले हम, जो पेशेंट होता है ना, डॉक्टर की डिग्री से ज्यादा पहले ये देखना चाहता है कि पहले जो लोग इनसे इलाज करवा चुके हैं वो इस डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। तो टेस्टिमोनियल आप पे यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है, तो आपको उसको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब आप सब कहेंगे कि ठीक है, मान लिया वेबसाइट भी बना ली, सारे सोशल मीडिया को हमने लिंक भी कर दिया और हमने कुछ टेस्टिमोनियल भी ले लिए जो हमने वहां पे डाल दिए, अब क्या? दो चीजें आपको खासकर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो भी आप बिजनेस लिस्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, गूगल बिजनेस हो, जस्ट डायल हो, जहां पर भी आप कर रहे हैं वहां पर सभी जगह आपकी एड्रेस सेम होने चाहिए। मेल आईडी, मोबाइल नंबर चालू अवस्था में होने चाहिए कि कोई कॉल कर रहा है लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है, कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है।
जब आप नंबर देते हैं तो उस नंबर को पिक आपकी तरफ से जो भी कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि वो किस तरह से बात करे आपके बिहाफ पे, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ एक नंबर शो नहीं हो रहा है, वहां पे आपका ब्रांड जो है वो शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि अगर किसी हॉस्पिटल का नंबर आप वहां पे देते हैं तो वो किसी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता है, वो हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहता है कि मुझे बताइए आपकी सुविधाएं क्या है और क्या आपकी सुविधाएं मेरी तकलीफ को दूर कर सकती है, क्या मैं ये सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ, वो सब इतना जानना चाहता है। तो आपको वहां पे उस ऐसे व्यक्ति को रखना होगा जो कॉल पिक करके सामने वाले की हर क्यूरी का जवाब दे सके, और ये तभी संभव है कॉल उठाने वाला उस अस्पताल के बारे में सब कुछ जानता हो। तो रैंडमली आपने कोई भी नंबर वहां पे दे दिया और अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसे उठा रहा है तो ये आपकी रेपुटेशन को बहुत बुरी तरीके से डाउन कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर एड्रेस सभी पे सेम होंगे, मेल आईडी नंबर सभी पे सेम होंगे तो यूनिटी एक बनी रहेगी और आपके बिजनेस को जो बूस्ट है वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी मिलेगा। सबसे ज्यादा जो तकलीफ आती है वो ये कि अब सारी चीजें बिल्डअप होने के बाद हम इसमें कंटेंट क्या डालें। हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अब रोज रोज कंटेंट कहाँ से लाएं, क्या लिखें। तो अब सवाल आता है कि हमारी वेबसाइट भी तैयार है, सोशल मीडिया लिंक भी तैयार है, अब हम इसमें रोज रोज क्या पोस्ट करें, रोज रोज नया कंटेंट कहाँ से लाएं। तो आपको रोज रोज नया कंटेंट लाने की आवश्यकता है भी नहीं। आपकी जो पढ़ाई है, इतने साल पढ़ाई करके जो आप डॉक्टर बने हैं, वहां से भी कुछ टॉपिक्स लेके आप डाल सकते हैं, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आप हैं। और अगर मान लीजिए कोई स्पेशलिस्ट है, कोई हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, अगर वो मल्टी लेवल है, अगर मल्टी सुपर स्पेशलिटी यूनिट है तो फिर बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, हार्ट हो, स्किन हो, आई हो, लंग हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो। तो आपके लिए तो बहुत आसान है फिर कंटेंट क्रिएट करना। आप किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं और उस पर आप अपना एक्सपर्टीज दे सकते हैं, अपना कंटेंट लिख सकते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या आप रेगुलर कोई कैंपेन चला सकते हैं कि 7 डेज में स्किन के लिए या 7 डेज में हार्ट के लिए ये कैंपेन चला रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके कैंप लगाने की आवश्यकता है, फेसबुक पर ही कैंप चला सकते हैं कि आप फेसबुक पे लाइव हमसे मिल सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर उसका जवाब देंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है ब्लॉग। देखिए ब्लॉग मैंने देखा है, कई हॉस्पिटल की साइट्स देखी है मैंने जहाँ पे ब्लॉग मुझे बहुत कम मिले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो ब्लॉग्स है ही नहीं। ब्लॉग की वहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कितना लोग आपकी पिक्चर्स और इमेजेस देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट किसी बीमारी से इतना ज्यादा ग्रसित होता है कि उसे उसके बारे में पूरी थॉरली नॉलेज चाहिए होती है, A to Z नॉलेज चाहिए होती है। बीमारी कब शुरू हुई, क्या सिम्टम थे, किस एज में होता है, क्या ये फीमेल को ही होता है, क्या मेल में भी ये चीजें होती हैं, किस एज में क्या ये ट्रीटमेंट क्योर करेगा नहीं करेगा, इसकी लास्ट स्टेज क्या हो सकती है, अगर मैं इसको ट्रीट कराना चाहूँ तो कितना कॉस्टली हो सकता है, क्या इंडिया में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेशेंट के माइंड में घूमते रहते हैं, और वो एक इमेज से, एक 16:9 या 9:16 की इमेज में वो सारी चीजें आप उसे नहीं दे सकते हैं। तो इट मस्ट कि आपको वहाँ पे ब्लॉग बिल्कुल लिखना चाहिए। ब्लॉग से आपका जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो बूस्ट करेगा और आपकी वेबसाइट रैंक पर आएगी और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे, तो आपकी हॉस्पिटल की ब्रांडिंग और मजबूत होगी। तो आपको ब्लॉग पे ध्यान देना है, आपको कंटेंट कुछ भी नहीं डालना है कि कुछ भी आज रैंडमली डे है तो आपने पोस्ट कर दिया, कोई भी आप भूल गए हैं पोस्ट करना पिछले 15 दिनों से, आपको याद आया कि अच्छा चलो आज मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो आज कौन सा डे है, मैंने पोस्ट कर दिया, गुड मॉर्निंग विश कर दिया। प्लीज आप इस तरह की चीजें ना करें, ये आपकी ब्रांड को या आपकी इमेज को खतरे में डालता है, क्योंकि आप अपना एक हॉस्पिटल वहां पे बता रहे हैं तो आपको उससे पर्टिकुलर रिलेटेड चीजें ही डालनी। हाँ, अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है तो अपना एक पर्सनल फेसबुक, पर्सनल इंस्टाग्राम, पर्सनल यूट्यूब चैनल आप अलग रखें, लेकिन आपके बिजनेस को, आपके हॉस्पिटल को, आपके उस ब्रांड इमेज को आप सब में मिक्सअप ना करें। तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको देखना बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग हॉस्पिटल सेक्टर के लिए भी बहुत आसान होने वाली है। डोंट फॉरगेट हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कोई सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा उस पर लोग रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हों या बाहर आपने किसी से कुछ काम करवाया, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान उससे हट जाता है। तो आपको एक कंटिन्यूटी बना के रखने की बहुत आवश्यकता है, आप उसे छोड़े नहीं, और हो सके तो प्लीज इसके लिए किसी को हायर जरूर करें अगर आप खुद ये चीज नहीं कर सकते हैं तो। और डेफिनेटली आपको किसी को हायर करना चाहिए जो आपके ब्रांड को, डिजिटल मार्केटिंग को एक नई ऊंचाई तक ले जाके आपको बेनिफिट दे सके, क्योंकि अगर
अगर आप किसी से ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ना करवा के ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग करवाएंगे तो वैसे भी आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो ये तो वैसे भी सस्ता है, तो इससे बेटर ये होगा कि जो इस चीज़ों की जानकारी रखता है, जो एसईओ जानता हो, जो डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग जानता हो, कंटेंट मार्केटिंग जानता हो, जिसे पता हो कंटेंट कहाँ से लेना है, कितना लेना है और कब कितना देना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, कब पोस्ट से काम चल जाएगा, कब मुझे उस पर्टिकुलर डॉक्टर की क्लिप चाहिए जो यहाँ मुझे रन करनी पड़ेगी। अगर किसी के पास इतना नॉलेज है तो प्लीज़ आप उस नॉलेज का यूज़ करें और उसे अपना सोशल मीडिया हैंडलर बनाएं और उसको ये सारी चीज़ें हैंडल करने दें, ताकि वो चीज़ें एक कंटिन्यू वे में चलती रहें, वो रुके नहीं। दूसरा, आपके हॉस्पिटल का, आपके क्लिनिक का जब भी कोई एनिवर्सरी आता है उसे प्लीज उसे सेलिब्रेट करें। आप भूलें ना कि आपने शुरुआत कहाँ से करी थी। देखिए, आपके लिए लगता है कि आपने इतने सालों का सफर तय कर लिया, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट्स भी आपको नए जुड़ते जाते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं। तो उन्हें ये पता चलना चाहिए कि आपकी जर्नी क्या रही, आपने इस जर्नी में कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप इसको भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करना चाहें तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लास्ट में मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर सभी लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर हमने किसी को डिजिटल मार्केटिंग लिए हायर किया हुआ है तो उसके साथ में वो आपको सारे टूल्स भी अवेलेबल करा के देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोशल मीडिया हैंडलर का काम होता है आपको सारी चीज़ें अलाइन करके देना और सारी चीज़ें बिल्डअप करके देना, और साथ साथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप उससे कहें कि जितने सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग में आपने अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखें ईमेल मार्केटिंग को लेके, कंटेंट क्रिएशन को लेके। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है ताकि आप अपने पेशेंट्स के डेटा को आप मेल भेज सकें। और कई हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं। ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर की हिस्ट्री, पेशेंट रिकॉर्ड आपके पास होते हैं, आप उससे रिलेटिवली बात कर सकते हैं कि आप देखिए इस डेट को आपने चेकअप करवाया था तो आपकी हेल्थ जो प्रोग्रेस है वो इस तरह से रही है। आप वो ईमेल में उसकी जानकारी शेयर कर सकते हैं, तो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ ये सच में जेन्युइन मेरी केयर कर रहे हैं, इसलिए तो मैंने पैसे नहीं दिए थे हॉस्पिटल को। तो वो आपसे जुड़ा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको डेफिनेटली थर्ड पार्टी टूल की आवश्यकता होती है। व्हाट्सअप हुआ, वो आपको आप कितने अपने कर्मचारी से या किसी से आप कितने मैसेजेस एक बार में करवाएंगे। तो बेटर है आप एक व्हाट्सअप ऑटोमेशन टूल लें जहां से आप सारे पेशेंट्स को एक मैसेजेस कन्वे करना चाहें तो कर सकें। ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको टूल लगता है, प्लेटफॉर्म लगता है, तो प्लीज उसको भी आप लें। उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी कुछ फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, तो आप वो करें। या जिसका सोशल मीडिया हैंडलिंग करवा रहे हैं उससे आप सारी चीजें इंक्लूड करके पैकेज तैयार करवा के उसे दें। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का सही इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ दिन तो वो चलाते हैं, उनको लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग बस इतना ही है कि आपने फेसबुक पेज बनाया, आपने 2-4 पोस्ट डाली, आपने 2-4 वीडियो डाले, इंस्टाग्राम पे आपने रील्स डाल दी, यूट्यूब पे कुछ आपने वीडियो डाल दी, तो ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सच में सोशल मीडिया मार्केटिंग की ताकत को समझते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की ताकत को समझते हैं, वो इसका इस्तेमाल करके आज कहाँ से कहाँ अपने बिजनेस को ले गए। तो आप पीछे क्यों हैं? आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और आई होप कि मैं वो कन्वे कर पाई हूँ कि आप किस तरह डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर ऐसा कौन सी फील्ड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और जिसको आप लेकर अपने हॉस्पिटल इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में शाइन विद प्रिया के साथ।